नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार पाठक कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के बारे में। किसकी बात करेंगे? भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के विषय में हम बात करेंगे कि भारत का संविधान कैसे बनाया गया, कहाँ से शुरुआत हुई। भारत के संविधान के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भागों में मित्रों? तो दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो मित्रों, दो भाग कौन कौन से हैं जिसमें हम भारत के संविधान के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर रहे हैं? तो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग है हमारा, पहला कौन सा है? पहला हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत, कंपनी के शासन के अंतर्गत। फिर दूसरी बात करते हैं हम। दूसरी क्या है? दूसरा हमारा क्या? दो भागों में। पहला तो हमारा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। दूसरी बात होती है ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत। किसके? ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत। तो मित्रों, जैसे भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में विभक्त किया गया, कर सकते हैं हम। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा हमारा है ब्रिटेन सरकार के शासन के अंतर्गत। तो बात हम करेंगे, थोड़ा सा हम इसकी भूमिका की बात करेंगे, उसके बाद हम आपको भारत के संवैधानिक विकास को बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब से कब तक था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत मतलब ब्रिटिश सरकार शासन के अंतर्गत कब से कब तक हमारा संवैधान का इतिहास चला है। तो हम बात करते हैं जिस समय 1858, कब तक? 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। कब तक रहा? 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। तो मित्रों, जैसे कि हमने बताया आपको, जिस समय तक मतलब होता है 1858 तक। कब तक? 1858 तक किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटिश की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके। किसका? ब्रिटेन की संसद। किसकी संसद? ब्रिटेन की संसद। दिमाग में बैठा लीजिएगा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कानून, किसका? विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। क्या करती रही? विभिन्न कानून अथवा आदेश पत्र, विभिन्न कानून व आदेश पत्र कौन करता था? ये ब्रिटिश संसद। कौन? ब्रिटिश संसद जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। क्या करती थी? कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती थी। और जब उसने स्वयं भारत के शासन को अपने हाथों में लिया, तो उसने क्या किया कि वहां से देखते इन्होंने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया, तब भी उसने भारत के शासन में अनेक विभिन्न कानून बनाए। बहुत ही कानून उन्होंने बनाया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब से कब होता है? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 या 53 तक। कब तक? पहला हमारा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत।
तो मित्रों इसमें हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1853 तक, 1773 से 1853 तक, किसकी 1853 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक विकास में शासन रहता है। तो इसमें इन्होंने विभिन्न एक्ट को पारित किया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर बात होती है मित्रों, दूसरा कौन सा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उससे पहले एक एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहा जाता है, वो 1781 में आता है। कब आता है, 1781 में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर बात होती है चार्टर एक्ट 1793 की, किसकी बात होती है, फिर चार्टर एक्ट। अभी हम इसकी पूरी ग्राफ आपको बनवा देंगे, दोनों का ग्राफ अभी बनवा देंगे, अभी आप एक बार पहले समझ लीजिए, फिर हम इसको ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। फिर हम आता है दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कौन सा, 1784। फिर कौन सा आता है, चार्टर एक्ट 1793। तीसरा कौन सा है, चार्टर एक्ट 1793। फिर चौथा आता है हमारा चार्टर एक्ट 1800, चार्टर एक्ट 1813। पांचवा है चार्टर एक्ट 1833। फिर बात होती है चार्टर एक्ट 1853 की, चार्टर एक्ट 1853 की। तो मित्रों की जैसे कि अगर आप ग्राफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। आइए ग्राफ पे हम इसको देखते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास को दो भागों में हमने डिवाइड करा दिया है। दो भागों में कौन कौन से, पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, कौन सा, दो भाग कौन कौन से हैं आपके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और दूसरा कौन सा है हमारा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, कौन सा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसी को हम कहते हैं ताज का शासन। 1858 से जब हमारा संवैधानिक को शुरू हो जाता है, 1858 तक इनका शासन होता है, किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है 1858 तक। फिर उसके बाद जब 1858 के बाद शासन शुरू होता है तो इसे कहा जाता है ताज का शासन। इसी को क्या कहा जाता है मित्रों, इसी को कहा जाता है ताज का शासन। कब से होता है ताज का शासन, तो 1858 से ताज का शासन शुरू हो जाता है। तो हमने देखा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1773 से 1853 तक, कब, 1853 तक। फिर इसमें ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ताज के शासन के अंतर्गत की बात करते हैं तो 1858 से लेके 1947 तक, 1947 तक यहाँ पे बात होती है। तो फिर हम बात किए, जैसे कि हमने बात किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हमने बात किया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। फिर दूसरी बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। फिर बात करते हैं हम तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर बात होती है चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट
1793। फिर बात होती है चार्टर एक्ट 1813। फिर किसकी बात होती है? चार्टर एक्ट 1813। पांचवा है चार्टर एक्ट 1813। फिर चार्टर एक्ट 1833। फिर चार्टर एक्ट 1833। फिर चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। तो मित्रों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से लेके 1853 तक जो शासन होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होता है। फिर 1858 से 1947 तक जो कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होता है, जो कि 1858 तक हमारा 1858 से ताज का शासन कहा जाता है। इसे आप ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कहिए या करके ताज का शासन भी कह सकते हैं, जो कि सबसे फेमस है ताज का शासन। तो इसमें हम बात करेंगे, एक एक की बात हम करेंगे करके, इसमें कौन कौन से एक्ट पारित किए गए। इसमें कौन कौन से एक्ट पारित किए गए? तो हमारा पहला कौन सा है? भारत शासन अधिनियम कहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारत शासन अधिनियम या गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? तो हमने आपको पहले ही बताया कि 1858 में। कौन सा? 1858 में आता है। फिर दूसरा आता है भारत परिषद अधिनियम कहिए या इंडिया काउंसिल एक्ट कहिए। दूसरा कौन सा है हमारा? भारत परिषद अधिनियम या इंडिया काउंसिल एक्ट कब आता है? तो ये आता है 1861 में। किसमें? 1861 में। कब आता है? 1861 में। फिर होता है भारत परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट। कब? 1892। फिर तीसरा हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1893। फिर हम बात, उसके बाद एक एक्ट आता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम कब आता है? भारत परिषद अधिनियम आता है 1909 में। चौथा हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर बात होती है भारत सरकार अधिनियम। कब? भारत सरकार अधिनियम कौन सा? पांचवा है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या? 1919। फिर बात होती है इसी क्रम में छठा हमारा कौन सा आता है? तो छठा हमारा है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर बात होती है अगस्त। उसी के बाद आ जाता है अगस्त प्रस्ताव। सातवां हमारा है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये कब आता है? तो 1940 में आता है। फिर बात होती है क्रिप्स मिशन। फिर हमारा आठवां होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मित्रों कब आता है? तो ये 1942 में आता है। कब आता है? 1942 में आता है। फिर नवा हमारा आता है एक एक्ट आता है जिसमें संविधान को निर्मित किया जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये कब आता है मित्रों? तो ये आता है 1946
46। फिर लास्ट हमारा होता है माउंट बेटन योजना, 10वां हमारा है माउंट बेटन योजना। ये कब आता है मित्रों? माउंट बेटन 1947 में आता है। यहीं से भारत हमारा आज़ाद हो जाता है। फिर हम बात करेंगे, एक एक की बात हम करेंगे। जैसे भारत के संवैधानिक इतिहास की बात करेंगे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है। कहाँ से? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जैसे 1600 के राजलेख कहिए, 1600 ईस्वी में राजलेख या चार्टर एक्ट। देखिए मित्रों, भारत के संवैधानिक विकास पे हमने बात किया तो ये 2 भागों में विभाजित थी। कितने? 2 भागों में विभक्त थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, जैसे ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत। दूसरा कौन सा है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जिसमें हम ताज का शासन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ताज का शासन कब से स्टार्ट होता है? तो ताज का शासन 1858 से स्टार्ट होता है। फिर हम बताएं आपको कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 से 1853 तक की बात होती है, जिसमें नए नए एक्ट प्रावधान आते हैं। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि अति महत्वपूर्ण है। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813। इस पे डबल स्टार लगा के रखिए क्योंकि, और चार्टर एक्ट 1833। ये तीनों अति महत्वपूर्ण है ब्रिटिश क्राउन के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813। फिर हम बात किए मित्रों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या ताज के शासन के अंतर्गत, उनका शासन होता है 1858 से लेके 1947 तक। 1858 से इसलिए होता है क्योंकि भारत में 1857 की क्रांति होती है। फिर उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने ताज के शासन अपने हाथ में ले लेते हैं पूरे शासन को। तो उन्होंने वहां से विभिन्न एक्ट को पारित किया, जैसे भारत शासन अधिनियम कहिए या गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी को कहा जाता है ताज का शासन। फिर बात होती है भारत परिषद अधिनियम या इंडिया काउंसिल एक्ट कब आता है? 1861। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आता है 1861। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा आता है? बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद लगभग एक से बढ़ के एक एक्ट आते हैं इंडिया में। फिर उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम एक्ट आता है जो कि 1892 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आते हैं। फिर उसके बाद 5वां आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। कौन सा आता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। फिर 6ठा आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। फिर आता है हमारा कैबिनेट मिशन 1946, जो कि कैबिनेट मिशन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आते हैं माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना कब आता है मित्र? तो 1947 में आता है। कैबिनेट मिशन कब आता है भारत में? तो 1946 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? तो 1940 में आता है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में बात हम करेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके हम सबसे पहले हम बात करेंगे पहला हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरू करेंगे, 1947 तक हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। फिर उसके बाद हम चार्टर एक्ट के विभिन्न संवैधानिक विकासों के विषय में हम बात करेंगे। तो हमारा 1600 ईस्वी की राजलेख या चार्टर एक्ट, कौन सा? 1600 ईस्वी के। इसमें क्या होता है मित्रों, इसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा इसके भौतिक संवैधानिक इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तब भारत के संवैधानिक इतिहास का
प्रारंभ हो जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है मित्रों? तो 1600 में हो जाती है। तो वहीं से हमारा शुरू हो जाता है। तो अब 1600 में जब ये होता है तो इसके माध्यम से क्या होता है? तो इसके माध्यम से उस समय महारानी कौन थी? तो उस समय महारानी कौन थी? उस समय महारानी एलिजाबेथ थी। कौन सी थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम ने 3 दिसंबर 1600 को, कब? 3 दिसंबर 1600 को 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती हैं। कब करती हैं? 3 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लॉर्ड मेयर। कौन होते हैं? लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मित्रों पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान करते हैं। कहाँ? पूर्वी देशों में तो कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। कितने? 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। फिर कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? एक परिषद को सौंपा गया, जिसके शिखर कहिए, ऊपर कहिए, उच्च कहिए, जिसके उच्च पर कौन होता था? जिसके उच्च या शिखर पे कौन होता था? एक गवर्नर एवं उप गवर्नर क्या होते थे? एक गवर्नर होता था मित्रों, एक गवर्नर होता था, एक उप गवर्नर होता था एवं 24 सदस्य होते थे मित्रों। कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। इसको क्या दिया गया? इसको गवर्नर व उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? इसको गवर्नर व उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। इसको कहा गया गवर्नर व उसकी परिषद की संज्ञा। तो मित्रों इसको गवर्नर उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। बाद में इसी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व निदेशक मंडल नाम दिया गया। किसको मित्रों? इसी को, गवर्नर ऑफ परिषद की संज्ञा को बाद में इसी का नाम क्या देते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या देते हैं इसको? तो इसी को देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल, क्या? निदेशक मंडल। तो मित्रों इसको क्या कहा जाता है? बाद में इसका क्या नाम दिया जाता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहा जाता है। तो एक बार आप लोग जरूर 1600 चार्टर एक्ट में अगर कोई आपको दिक्कत आए तो हम जरूर मैसेज करिएगा, या कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो आप एक बार जरूर हमको बताइएगा। जैसे कि हमने बात किया, भारत के संविधान का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ हो जाता है। इस राजलेख का इतिहास प्रथम महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। किसकी अध्यक्षता में की? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में 15 पूर्वी देशों के 15 वर्षों के लिए, किसने? 15 वर्षों के लिए मिलता है। फिर इनके उच्च या शिखर पे कहिए तो एक गवर्नर, एक उप गवर्नर एवं 24 सदस्य थे। इसी को कहा गया गवर्नर व परिषद की संज्ञा। बाद में इसका परिवर्तित नाम हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल। फिर उसके बाद आता है कौन सा मित्रों? फिर उसके बाद आता है 1726। किसका? 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख या चार्टर। तो मित्रों 1726 का जब राजलेख या चार्टर आता है तो उसमें भी कुछ प्रावधान होते हैं। जैसे जब ये राजलेख आया तो इसमें कुछ प्रावधान थे। जैसे इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे कि कोलकाता, मुंबई,
मद्रास। क्या? कोलकाता, मुंबई, मद्रास। कोलकाता, कोलकाता, मुंबई व मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। इन 3 प्रेसिडेंसियों के ये प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को, जो यहाँ पे प्रेसिडेंटी थी, इनके राज्यपाल तथा राज्यपाल को और उनके परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्या बनाने की? कानून ये बना सकते हैं। अब ये इनको 1726 के राजलेख में कोलकाता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी में राज्यपाल व उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मित्रों, क्या इनको प्रदान किया गया? तो विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। 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 तो मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विधि बनाने की शक्ति कब प्रदान की गई राज्यपाल को और उनके परिषद को, तो कब दी गई? ये 1726 का चार्टर एक्ट था। इससे पहले यह शक्ति, मित्रों, जब ये दी गई शक्ति राज्यपाल को, तो इससे पहले यह शक्ति किसके हाथ में थी? भाई, इनको दी गई है तो इससे पहले किसी न किसी के हाथ में यह शक्ति रही होगी कि कानून बनाने के लिए। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित जो निदेशक मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थी। किसमें था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। इससे पहले यह शक्ति किसके पास था? ये निदेशक मंडल के पास थे। तो मित्रों, इसके पहले जब इनको ये शक्ति बनाने का, इनको राज्यपालों को विधि बनाने की शक्ति जब प्रदान की गई, तो उससे पहले ये शक्ति इंग्लैंड में स्थित जो निदेशक मंडल थी, कहाँ पे ये स्थित है मित्र? ये इंग्लैंड में स्थित है निदेशक मंडल। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल में निहित थी। किसके पास निहित थी? ये निदेशक मंडल में निहित थी। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की हम बात करेंगे। कंपनी के शासन की हम बात करेंगे यहाँ से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, क्योंकि यहाँ से इस अधिनियम से ही भारत में अत्यधिक संवैधानिक महत्व होता है। इसी अधिनियम से 1773 के बाद से ही यहाँ पे संवैधानिक शुरू हो जाता है महत्व भारत का। तो 1726 का जो चार्टर एक्ट था मित्रों, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। 1726 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कोलकाता, मुंबई व मद्रास, ये 3 जो प्रेसिडेंसियां थी, ये तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल थे। जो ये राज्यपाल इन तीनों प्रेसिडेंसी के, वह इनकी जो परिषद थी, राज्यपाल की जो परिषद थी, इनको विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मित्रों, क्या दी गई? विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले यह शक्ति किसके पास थी? तो निदेशक मंडल के पास थी। किसके पास थी? ये निदेशक मंडल के पास थी। किसके पास थी मित्रों? तो निदेशक मंडल के पास थी। ये निदेशक मंडल कहाँ स्थित थी? तो ये निदेशक मंडल इंग्लैंड में थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में स्थित थी। इसी के पास पूरी शक्ति थी। लेकिन कोलकाता, मुंबई और मद्रास में प्रेसिडेंसियों को, राज्यपालों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसलिए 1726 का चार्टर एक्ट कहा गया इसे। इसमें अति महत्वपूर्ण हमको मिलता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधि बनाने की शक्ति किस चार्टर एक्ट के थ्रू राज्यपालों को, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के राज्यपालों को प्रदान की गई। तो की गई कौन सा है? 1726। तो आइए हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन से हम बात करेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के शासन के अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं।
1773 से 1853 तक इनका शासन रहा। तो इसमें पहला कौन है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मित्रों इसको आप बहुत ही दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, कोई भी हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया मित्रों, तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। सबसे पहले पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट हमारा है इस अधिनियम का अत्यधिक महत्व, अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। तो जैसे मित्रों जानते हैं कि इस अधिनियम के जो संवैधानिक महत्व है उसके विषय में हम पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे। जैसे पॉइंट हमारा पहला है, पहला हमारा पॉइंट हम क करके लिखेंगे। क क्या? कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, किसका? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो लिखेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। क्या था? यह पहला कदम था। तो मित्रों की ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व होता है। मित्रों क्या होता है इसमें? आपने देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित क्या करने के लिए, नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें मित्रों? इसमें दूसरा, इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली। इसके द्वारा क्या होती है मित्रों? पहली बार ख करके लिखेंगे, ख में क्या होता है मित्रों? ख में होता है कि इसके द्वारा पहली बार क्या होता है? कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों व राजनैतिक प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली, तो मित्रों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो
इसमें सेकेंड पॉइंट है, इसमें क्या मिलता है हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमको क्या मिलता है कि पहली बार क्या होता है, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों व राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या मिला, कंपनी के प्रशासनिक और कार्यों की मान्यता मिलती है पहली बार। कब मिलता है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसको दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ग करके आप लोग लिखिए। ग में क्या है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या रखी गई, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो मित्रों 3 पॉइंट हमने आपको अभी रेगुलेटिंग एक्ट में बताया। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी भूमिका लेंगे। ये कोई जो 3 पॉइंट हमने बताई है आपको लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ये 3 पॉइंट क्या है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कौन सा कदम था मित्रों, ये पहला कदम था। फिर दूसरी बात होती है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक कार्यों व राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार क्या होता है मित्रों, प्रशासनिक कार्यों व राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। फिर उसके बाद तीसरी बात होती है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्या रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई भारत में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो हम बात करेंगे मित्रों कि जब ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे और किस समिति पे ये गठित की गई, किसके सिफारिश पे ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया। तो ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय पीएम थे ब्रिटिश के लॉर्ड नॉर्थ उस समय पीएम थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे। फिर किसके द्वारा, गुप्त समिति के सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया। किसकी सिफारिश पर मित्रों, तो ये गुप्त समिति के सिफारिश पे इस एक्ट को पारित किया गया और इसी को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। क्या कहा गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का कुछ ना कुछ तो मुख्य उद्देश्य रहा होगा। किसी एक्ट को जब पारित किया जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई एक उद्देश्य मित्रों जरूर होता है पारित करने के लिए। चाहे जो भी एक्ट हो उसको पारित करने के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों, भारत में और ब्रिटेन में दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। क्या करना, कंपनी पे को नियंत्रित करना। भारत में भी जो कंपनी है और ब्रिटिश में भी दोनों स्थानों पे जो कंपनी है उसको नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना। कंपनी में जो दोष था उसको समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ और किसके सिफारिश पे, तो गुप्त समिति के सिफारिश पे किया गया। तो मित्रों जैसे कि हमने आपको अभी तक रेगुलेटिंग एक्ट में जितना भी बताया, अभी अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। फिर हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट किस तरह और भारत में क्या। तो इंग्लैंड में 2 होते हैं, एक निदेशक मंडल, एक स्वायत्तधारी मंडल। कौन सा, निदेशक मंडल और स्वायत्तधारी मंडल दोनों का कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष होता है। क्या होता है मित्रों, 1 वर्ष होता है। दोनों का कार्यकाल गृह सरकार की अंग थी
ये गृह सरकार के अंग होती हैं, निदेशक मंडल और स्वायत्तधारी। आइए हम थोड़ा सा इसको मैप के बाद में बात करते हैं, मैप के हिसाब से। देखिए इसमें क्या होता है, दोनों पहले में इंग्लैंड में मित्रों क्या होता है, यहाँ पे दो होते हैं। एक निदेशक मंडल आपको हमने पहले ही बताया था, जो कि चार्टर एक्ट 1600 के तहत ही स्थापित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल हो जाता था। इसका कार्यकाल क्या होता था, निदेशक मंडल कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता था, और स्वायत्तधारी जो मंडल भी होता था उसका भी कार्यकाल, स्वायत्तधारी मंडल, इसका भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता था। क्या होता था, 1 ही वर्ष होता था। ये जो दोनों थी, निदेशक मंडल और स्वायत्त मंडल, दोनों गृह सरकार के अंग थी। क्या थी ये, गृह सरकार के अंग थी। ये इंग्लैंड की बात हो रही है। इसके बाद हम भारत की बात करेंगे। फिर क्या होती थी, पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। क्या थी, जो पूर्ववर्ती संस्था थी इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इसमें 24 निदेशक जो थे मित्रों, जो 24 निदेशक हमने आपसे बात किया था, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य थे। 24 सदस्य थे इसमें निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, तो 24 सदस्य थे। तो 24 सदस्य जो थे तो 1/3 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। कितना, 1/3 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे मित्रों। फिर हम बात करते हैं मित्रों, ये तो हो गई इंग्लैंड की बात। फिर हम बात करते हैं भारत में। भारत में क्या होता है मित्रों, कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंटी, बंगाल में कौन सा, फोर्ट विलियम जो प्रेसिडेंटी थी, उसमें कि प्रेसिडेंसी के प्रशासक को, जो वहाँ के प्रशासक होते थे, इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों में गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनको क्या बना गया, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। इनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो कि देखिए कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो 3 प्रेसिडेंसी थी, पहले से ही हमने आपसे पहले चार्टर एक्ट 1600 से ही बात किया है। फिर उसके बाद हमने 1726 के राजलेख में हमने आपको बताया था कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास 3 प्रेसिडेंसियां थी, जो कि इनके राज्यपालों को और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी 1726 में। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब गवर्नर जनरल बना दिया जाता है भारत के अंग्रेजी क्षेत्रों का कंपनी के द्वारा, तो बंबई, मद्रास और प्रेसिडेंसियां जो एक दूसरे से अलग स्वतंत्र थी अधिनियम में, पहले ये स्वतंत्र थी, लेकिन इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किसको, मुंबई को, कलकत्ता और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी तीनों को करके एक बनाया गया, और इसकी तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। एक गवर्नर जनरल होता है जो कि तीनों प्रेसिडेंसियों को देखता है। पहले क्या था कि ये पहले तीनों स्वतंत्र थे, अपना अपना एक राज्यपाल रखते थे या एक गवर्नर रखते थे। फिर बात होती है गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर इनके समस्त सैनिकों को एवं सिविल शक्तियों को, क्या, समस्त सैनिक एवं सिविल शक्ति, किसकी बात कर रहे हैं, समस्त सैनिक व सिविल शक्ति को गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद, उनके परिषद में कितने लोग थे, 4 परिषद को सौंप दिया गया। तो मित्रों अभी आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट को हमने अभी देखा। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज जरूर करिएगा कमेंट के माध्यम से। तो एक बार हम फिर से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात हम करते हैं, फिर उसके आगे हम बात करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। किसकी, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे हमने आपको बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित रखना और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। कौन सा था यह, पहला कदम था। फिर हमने बताया इसके द्वारा
पहली बार प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। फिर हमने बताया आपको इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर हमने बात किया कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो उस समय किसकी सिफारिश पे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश के, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन से? लॉर्ड नॉर्थ थे। फिर उसके बाद गुप्त सिमित की सिफारिश पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था मित्रों। फिर हमने बात किया कि इसमें दो भाग विभाजित किया जाता है, एक इंग्लैंड में, एक भारत की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लैंड में आपको हमने बताया कि वहाँ एक निदेशक मंडल, एक स्वायत्तधारी मंडल होता था जो कि दोनों गृह सरकार का अंग थी, जो कि गृह सरकार के अंग होने के साथ साथ इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। पूर्ववर्ती संस्था इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। 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 तो 24 निदेशक होते थे जो कि 1/3 प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। फिर हम बात किए भारत की। भारत में कंपनी शासन प्रशासन के बंगाल पर फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियां जो अलग अलग होती थी उसको एक करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होता है। इसी एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और जो 4 सदस्य थे मित्रों, जो परिषद को समस्त सैनिक एवं सिविलों के लिए जो 4 परिषद सौंपी गई थी उसमें 4 सदस्य कौन कौन से थे मित्रों? तो उसमें थे फिलिप, क्लेवरिंग, मानसन, वारवेल। कौन कौन से थे? प्रथम गवर्नर जनरल की बात अगर करते हैं मित्रों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे और किस एक्ट के तहत थे, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है मित्रों। फिर एक 4 सदस्यों की टीम आती है। 4 सदस्यों की जो टीम आती है मित्रों उसमें थे फिलिप, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। 4 सदस्य कौन कौन थे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिलिप, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। फिर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की मित्रों, कंपनी ने के कर्मचारियों को सबसे बड़ी बात होती है मित्रों, कंपनी ने क्या किया कि जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार लेना या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्या करते हैं ये? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप भारतीय लोगों से कोई उपहार नहीं ले सकते हैं, आप रिश्वत नहीं ले सकते हैं, प्रतिबंधित कर दिया। फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में? क्या होता है इसी एक्ट में कंपनी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि कंपनी को, कोई भी कंपनी को बिना लाइसेंस प्राप्त किए, कंपनी से बिना आप लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी व्यापार नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? कोई भी व्यापार आप नहीं कर सकते थे। आपको व्यापार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना ही पड़ेगा, तब तो आप व्यापार कर सकते थे। फिर सबसे महत्वपूर्ण इस एक्ट में आता है, इसी एक्ट के तहत 1774 में मित्रों, कब? 1774 में 1774 में कलकत्ता में, कहाँ पे? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखिए मित्रों,
सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना होती है 1774 में कलकत्ता में, यहां से क्वेश्चन आपको RO ARO 2016 में बना था। यहाँ पे 2016 के जी रिवाइज 2019 में हुआ था, 2020 में 20 में हुआ था। 20 में जो आपका परीक्षा हुई थी री एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। किसकी होती है? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं मित्रों? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। तो मित्रों जो एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है इलिजाहे इम्पे। जो इलिजाहे इम्पे होते हैं मित्रों, ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं। जो 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है चेम्बर, लिमेस्टर एवं हाइड। क्या होता है? चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। इसमें 3 सदस्य भी होते हैं मित्रों। क्या होते हैं? 3 सदस्य। जो सदस्य आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पिछली बार बना था मित्रों। सदस्य 3 कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा होता है? चेम्बर्स। दूसरा लिमिस्टर। तीसरा हाइड। तो मित्रों 1774 में जब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है, तो उसमें प्रथम जो कि मुख्य न्यायाधीश थे इलिजाहे इम्पे थे, सर इलिजाहे इम्पे थे, और 3 सदस्य थे चेम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड। यह एक अभिलेखी न्यायालय था मित्रों। सुप्रीम कोर्ट क्या था? ये अभिलेखी न्यायालय था। इसके विरुद्ध अगर आप इसके विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो ये कहाँ पे की जाती थी? ये प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। इसके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहते हैं तो प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। तो मित्रों प्रीवी काउंसिल क्या होती है? प्रीवी काउंसिल जो कि देश के राष्ट्राध्यक्ष को या जो संस्था सलाह मांगने की योग्य हो, सलाह देने वाली संस्था क्या होती थी? जो देश के राष्ट्राध्यक्ष को या जो संस्था सलाह मांगने के लिए योग्य हो, सलाह मांगने के लिए योग्य हो या सलाह देने वाली संस्था, यह कह सकते हैं आप। सलाह देने वाली संस्था को प्रीवी काउंसिल कहा जाता था। ये कहाँ पे था? तो ये इंग्लैंड में। फिर बात होती है, ये क्या था? ये एक अभिलेखी न्यायालय था। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कार्यवाही और उसके फैसलों को सार्वकालिक एवं लक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान अगर कोई मामला अगर कहीं किसी अन्य अदालत में चल रहा है तो आप उसमें प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। इसी को कहा जाता है अभिलेखी न्यायालय। फिर हम बात करेंगे मित्रों, दूसरा हमारा एक्ट होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहिए या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781। क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781। तो मित्रों अगर हमने बात किया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिर दूसरा हमारा है क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या कह सकते हैं बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781। बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781। तो मित्रों इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम 1781 या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781। तो इसमें अध्यक्ष कौन थे मित्रों? सबसे बड़ी बात होती है अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? एडवर्ड बर्क। कौन थे ये? एडवर्ड बर्क। कौन थे? एडवर्ड बर्क।
एडवर्ड बर्क इसके अध्यक्ष थे। ये ब्रिटेन संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? ये क्या थे? ब्रिटिश संसद के ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। तो मित्रों, जब ये प्रवर समिति के अध्यक्ष थे तो इन्हीं के सुझाव पर यह अधिनियम लाया गया था। किसके सुझाव पर लाया गया था? तो इन्हीं के सुझाव पर यह अधिनियम लाया गया था। तो मित्रों, जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात होती है तो उस समय एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इन्होंने एडवर्ड बर्क ने सुझाव देते हैं कि एक एक्ट लाया जाए जो कि 1781 के नाम से, उसमें ब्रिटिश संसद में ये प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन से थे? प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के सुझाव पर यह अधिनियम लाया गया। तो इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में ऐसी विशेषता क्या थी जो कि इनको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसमें ऐसी क्या थी जो कि इस अधिनियम को लाने की मुख्य विशेषता क्या थी? इस अधिनियम को लाने की मुख्य विशेषता थी कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए, किसके लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आप लोग 3 चीज को याद रखिएगा। किसके? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार क्या किया गया? इनको विधि बनाने का अधिकार दिया गया। विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो मित्रों, इनको जब विधि बनाने का अधिकार दिया गया, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत थे। क्या थे? कलकत्ता की जो सरकार थी उनको कानून बनाने के लिए 2 स्रोत थे। कौन कौन सा था मित्रों? पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा का था कौन सा था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों को विधि निर्मित कर सकती थी। क्या कर सकती थी मित्रों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि निर्मित कर सकती थी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की इसी में, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। क्या किया गया? इसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अर्थात आप जान लीजिए, गवर्नर जनरल की परिषद अब जो पहले नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। क्या नहीं था? आवश्यक नहीं था। क्या नहीं था? जो ये नियम बनाई जाएगी गवर्नर जनरल परिषद की, उसको आवश्यक नहीं था, उसको नियम बनाना आवश्यक नहीं था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि भारत में जब आता है तो ये बहुत ही अच्छे प्रावधानों के विषय में बात होती है। फिर बात होती है इसी में राजस्व की समस्या का भी समाधान किया गया। इसी एक्ट में क्या किया गया? राजस्व की समस्या का समाधान किया गया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। क्या किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ही राजस्व की समस्या का भी समाधान किया एवं राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। तो मित्रों, जैसे आपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसका निवारण हम जरूर करेंगे। फिर बात होती है अति महत्वपूर्ण पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किसकी बात होती है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम बात करते हैं। तीसरा है पिट्स
इंडिया एक्ट 1784 की बात हम करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया 1784 में क्या किस लिए लाया जाता है मित्रों? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया जाता है, ये पहला कारण था। पहला कारण क्या था इसका? पहला कारण क्या था इसका? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। किसके लिए? 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक। 1700। दूसरा कारण क्या था मित्रों? दूसरा कारण था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है। दूसरा कारण क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है। उसकी असफलता के कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की असफलता के कारण, असफलता के कारण, ये दूसरा मुख्य कारण था। फिर पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावों का पहला संवैधानिक दस्तावेज था। ये क्या था? पहला वैधानिक दस्तावेज था क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात होती है। जब ये आता है, इसका शीर्षक क्या होता है? तो इसका शीर्षक होता है भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। क्या होता है? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसका जो शीर्षक होता है, शीर्षक जो था, भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, ये इसका शीर्षक था। इस एक्ट का ये शीर्षक था मित्रों। तो फिर बात होती है मित्रों की 1774 का जो 84 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों। किसके? व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। किसकी बात क्या कर दिया गया? कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक। किसकी? व्यापारिक एवं राजनैतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें इस एक्ट के द्वारा मित्रों कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। फिर कंपनी के व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल के अधीक्षणा की अनुमति थी। निदेशक मंडल आपको हमने पहले ही बताया था कि जब चार्टर एक्ट 1600 में उसी में स्थापना होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल की, जिसमें एक सदस्य, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 सदस्य होते थे, जो कि 24 सदस्य जो होते थे प्रति वर्ष 1/3 उन सदस्यों को रिटायरमेंट होना था। फिर बात होती है इसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल के अधीक्षण की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन क्या होता है मित्रों? लेकिन राजनीतिक मामलों में प्रबंधन जैसे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड, कौन सा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया जाता है मित्रों। इसी समय से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत अगर एक्ट के माध्यम से देखा जाए तो 1774 के एक्ट से भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कैसे होती है मित्रों? देखिए, जो राजनीतिक मामला था, राजनीतिक मामलों में जैसे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी, कौन सा? सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी कौन करता था? ये नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण। कौन? नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय की गठन की गई, एक नए नाम से गठन किया गया था। फिर
बात की हम व्यापारिक और राजनैतिक, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक जो मामले थे वो कौन देखता था? वो आपका निदेशक मंडल देखता था। कौन देखता था? निदेशक मंडल देखता था। और निदेशक मंडल व्यापारिक मामले देखते थे। और जो राजनीतिक मामले होते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए संस्था, एक नए निकाय का गठन किया जाता है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 6 सदस्य होते हैं द्वैध शासन का। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। जो 6 सदस्यों में थे, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। 6 सदस्यों में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राज्य सचिव होता था, 4 प्रिवी काउंसिल सदस्य होते थे। प्रथम कंपनी निदेशक बोर्ड और दूसरे नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट की ये स्थिति कब तक बनी रही मित्रों? ये दोनों की स्थिति 1858 तक बनी रही। जब ताज का शासन आता है तब तक ये बनी रही। ताज का शासन मतलब ब्रिटिश क्राउन जब यहाँ पे अपने शासन को लेके आते हैं 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश शासन अपने हाथ में ले लेते हैं, तो 1858 तक ये लगातार बनी रहती हैं। फिर बात होती है कि गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी जाती है। किस एक्ट के तहत? तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है मित्रों? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद में सदस्यों की संख्या जो 4 थी उसको 3 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 4 थी उसको 3 कर दिया गया। जो चौथा सदस्य था वो क्या था? वो एक प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। जो चौथा सदस्य कम किया गया था वो एक प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। फिर बात करते हैं इसी में हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर क्या होता था? केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर इस अधिनियम द्वारा अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि केंद्र के जो शासन होते थे, केंद्र का शासन अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को जो प्रांत की सरकार होती थी, अगर वो केंद्र के नियम को फॉलो नहीं कर रही तो वो बर्खास्त करने का अधिकार उसको दे दिया गया कि आप बर्खास्त कर सकते हैं, आप बर्खास्त कर सकते हैं। फिर बात होती है नेक्स्ट पॉइंट की। इसी में भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। किसके द्वारा? 1784 एक्ट के तहत क्या किया गया कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। फिर इसी में लास्ट पॉइंट होता है मित्रों, गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल को देशी राज्यों से युद्ध संधि करने से पूर्व, अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं या संधि करने जा रहे हैं तो कंपनी के डायरेक्टर से आपको स्वीकृति लेनी आवश्यक बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि आपको बिना अनुमति लिए ना तो आप युद्ध कर सकते हैं ना तो आप संधि कर सकते हैं। तो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पूरा प्रावधान आपके सामने था। फिर हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे 1786 का राजलेख। 1786 का राजलेख हम बात करेंगे कल हम बात करेंगे 1786 के राजलेख पिट्स इंडिया एक्ट में। अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको न समझ में आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।